एवरीबॉडी, क्या पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में शामिल होने वाला है? और क्या भारत सरकार आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है? Clashes between police and protesters in Pakistan occupied Kashmir have been on over the last 2 days. पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहां की जनता पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट हो रही है। आपने इसके बारे में रिसेंटली कई न्यूज और आर्टिकल्स देखे होंगे। उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार के मंत्री भी पीओके के मुद्दे पे काफी स्टेटमेंट देते रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। मगर मैं यहाँ पर आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। इन प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया की मीडिया की भी अटेंशन खींची है। Clashes between police and protesters in Pakistan-occupied Kashmir that have been on over the last 2 days. पीओके की जनता वहां की पाकिस्तान सरकार और मिलिट्री के खिलाफ आर पार के मूड में दिख रही है। कई जगह पाकिस्तान का झंडा ही निकालकर फेंक दिया गया और पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी को वहां पर बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और वहां की सड़कों पे पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं और वो लोग भारत से जुड़ना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं। There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. Whatever angle you look at them, they are better than, far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. We are living like animals. Pakistan treats us like animals. पीओके भारत में कैसे शामिल हो सकता है? आजादी से लेकर आज तक किन वजहों से अब तक भारत में नहीं वापस मिल पाया है? इसके लिए हमें एज एन इंडियन सिटीजन हमें इस पूरे कश्मीर रीजन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इसमें पूरी दुनिया की सदियों से चली आ रही जियोपॉलिटिकल गेम को भी समझना होगा, जिसमें किसी ना किसी तरह दुनिया की सुपर पावर्स भी शामिल रही हैं, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन ने काफी कुछ देखा है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो अभिन्न हिस्सा जिस पे पाकिस्तान ने इलीगली 1947 में आजादी के टाइम से कब्जा कर रखा है। सरकारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। पर कैसे पाकिस्तान ने इस कश्मीर के इस पीओके वाले रीजन पर कब्जा कर लिया और भारत ने कैसे 1/3 कश्मीर खो दिया? इसको जानने के लिए हमें पहले कश्मीर के इतिहास को भी समझना होगा। 14th सेंचुरी तक बौद्ध और हिंदू इस कश्मीर रीजन पर शासन करते थे। फिर 1587 में अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया और इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। मुगलों के बाद 17th सेंचुरी में डोगरा समुदाय ने इस जगह को रूल किया और उसके बाद सिख एम्पायर ने इस जगह पर शासन किया। लेकिन कश्मीर रीजन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ 1845। इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपनी चालाकियों और धूर्तता से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा जमाते जा रहे थे और मेजरली पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन भारत में एक साम्राज्य अभी भी बचा था, वो था द ग्रेट सिख एम्पायर, जिसमें पूरा कश्मीर का रीजन और उसके साथ साथ तिब्बत के भी कुछ एरियाज आते थे। अंग्रेज सिख एम्पायर के सारे रीजन को भी कंट्रोल में करना चाहते थे। 1845 में उन्होंने सिख एम्पायर पे हमला कर दिया और पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ।
इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और इस युद्ध में उनका साथ दिया था जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह ने। पहले अंग्रेज सिख युद्ध के बाद जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच 1846 में अमृतसर संधि हुई थी। 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह के बीच जम्मू और कश्मीर को लेकर एक समझौता हुआ। इस अमृतसर समझौते के जरिए सिख एम्पायर के एरिया में से जम्मू कश्मीर की बाउंड्री डिसाइड हुई। गुलाब सिंह इस जम्मू कश्मीर रियासत के राजा बने। राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में, जो उस टाइम सिख एम्पायर की करेंसी थी, कश्मीर घाटी, लद्दाख, जिसमें बाल्टिस्तान, कारगिल और लेह के एरियाज भी आते हैं, खरीद कर उसे अपने जम्मू की रियासत में मिला लिया, जिस पर पहले से ही उनका शासन था। एक्चुअली आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जम्मू भी सिख एम्पायर का ही रीजन था और सिख एम्पायर के ग्रेट महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें जम्मू एरिया का 1820 में राजा बनाया था। करीब 79 इयर्स बाद 1925 में गुलाब सिंह के वंशज हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा बने। राजा गुलाब सिंह के समय जम्मू और कश्मीर रियासत का मैप कुछ इस तरह दिखता था और ये स्ट्रैटेजिकली भारत में काफी इंपॉर्टेंट एरिया था। लेकिन आप इसे देखोगे तो आप ये भी नोटिस करोगे कि कश्मीर का पूरा एरिया जो भी इंडिया के ऑफिशियल मैप में भी दिखता है, ये उससे भी काफी बड़ा था। लद्दाख के ऊपर और गिलगिट बाल्टिस्तान जो भी पीओके में आता है, उसके ईस्ट में काफी सारा एरिया मॉडर्न भारत के ऑफिशियल मैप में भी दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का एक बंटवारा आजादी से पहले ही हो चुका था और उसके जिम्मेदार थे अंग्रेज। तो यहाँ पे भी अंग्रेजों ने आजादी से पहले ही कश्मीर रीजन का एक बंटवारा कर दिया था। पूर्व राजदूत सुजाना चिनॉय ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है 1865 में हुंजा, जिसे कंजूट भी कहा जाता था, कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था और आज की पीओके में पड़ने वाली हुंजा वैली से काफी बड़ा एरिया था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ पर 1865 में एक शाहिदुल्ला नाम से एक किला भी बनवाया था। 1891 में यहाँ के मीर ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों के साथ मिलकर कश्मीर के तत्कालीन राजा ने हमला किया। हुंजा के मीर ने चाइना के जिनजियांग रीजन में भागकर अपनी जान बचाई। 1914 में सर्वे के बाद ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक बॉर्डर लाइन खींची, जिसे मैकमोहन लाइन भी बोला जाता है। उस टाइम तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन इसे नहीं माना। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत एक बहुत बड़े एरिया पर अपना दावा ठोक दिया, जो उस टाइम कश्मीर के राजा के कंट्रोल में था। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना ही चीन की बात मान ली और उसका कंट्रोल चाइना को दे दिया। उस फोर्ट की रूइंस की जगह को चाइना में अब जाइदुल्ला नाम से जाना जाता है। पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो तो पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बढ़ाते ही रहते थे और यहाँ वो आसानी से चाइना की बात मान गए। ये कहना भी गलत होगा कि चाइना उनसे बहुत पावरफुल था। वो उस टाइम चाइना से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे और एक सुपर पावर थे। इसकी एक वजह थी तेजी से बढ़ता हुआ रशियन एम्पायर, क्योंकि कश्मीर स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड था जहां से उस टाइम रशियन एम्पायर ज्यादा दूर नहीं था और काफी तेजी से पूरे एशिया रीजन में फैलता जा रहा था। ब्रिटिशर्स को डर था कहीं उनका रशियन से सामना ना हो जाए और कहीं वो उनके इंडिया के बॉर्डर पर ना पहुंच जाए और उन्हें हरा के इंडिया को अपने एम्पायर में ना शामिल कर ले। इंडिया के उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन ने अपने एक लेटर में भी लिखा था, हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे काशगर यारकन क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए सपोर्ट देंगे, उतना ही वह उस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए मददगार साबित होगा। ये काशगर यारकन हिस्सा और जो कश्मीर का हिस्सा ब्रिटिशर्स ने चाइना को दे दिया था, वो अब चाइना के जिनजियांग रीजन में आता है।
चाइना ने ब्रिटिशर्स की इसी स्ट्रैटेजी का फायदा उठाते हुए 1937 आते आते कश्मीर रियासत के एक और हिस्से शक्सम वैली पर भी अपना दावा ठोक दिया। ये पीओके का वही एरिया है जिसे पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में इल्लीगली गिफ्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि आजादी से पहले ही कश्मीर रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में मिल चुका था। अब 1947 में आजादी की सिचुएशन को भी देखना होगा, जहां इंडिया ने कश्मीर का 1/3 हिस्सा और गंवा दिया था। अंग्रेजों के टाइम पीरियड से लेके आजादी तक और आज 2024 तक कश्मीर की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत मेजर रोल प्ले करती आई है और पूरा कश्मीर रीजन स्ट्रैटेजिकली 1850 से लेके आज 2024 तक जियोपॉलिटिक्स का एक इनडायरेक्ट सेंटर बना हुआ है। 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में रशिया और ब्रिटेन के सेंट्रल एशिया में ग्रेट गेम ऑफ कंट्रोल से लेके वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटेन के वर्ल्ड पावर के स्टेटस से हटने तक और यूएसए वर्सेस सोवियत संघ के कोल्ड वॉर से लेके करंट चाइना पाकिस्तान सी पैक और यूएसए वर्सेस चाइना के सुपर पावर की लड़ाई से भी इनडायरेक्टली इफेक्टेड है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस टाइम विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और वो भारत को आजाद नहीं करना चाहते थे। इंडिया में बढ़ते प्रोटेस्ट और आजादी की मांग को रोकना ब्रिटेन के लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा था। साथ में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स भी चेंज हो रही थी। यूएसए वर्सेस सोवियत संघ के बीच अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की रेस स्टार्ट हो चुकी थी और दुनिया 2 ग्रुप्स में बंट रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस देने में सबसे पहले तो डिवाइड एंड रूल की साजिश करके इंडिया को रिलीजन बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कश्मीर रीजन को आजादी के बाद भी इनडायरेक्टली अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहा। कश्मीर ओवरऑल अपना बॉर्डर पाकिस्तान के पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन अफगानिस्तान और चाइना के जिंगजियांग और तिब्बत से शेयर करता था। स्ट्रैटेजिकली कश्मीर सेंट्रल एशिया का इंडिया से एक एंट्री गेट था। सो ब्रिटिशर्स की मंशा इस रीजन को डोमिनेट करके और यूएसए के साथ मिलकर सोवियत यूनियन पर यहां से नजर रखने की भी थी, जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूएसए के अगेंस्ट एक वर्ल्ड पावर की रेस में था। भारत की आजादी से काफी पहले ब्रिटिशर्स एक साजिश पर काम कर रहे थे कि किसी तरह कश्मीर स्पेशली घाटी एरिया और घाटी के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज जिन्हें हम पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं और जो कश्मीर और महाराजा की संपत्ति के सबसे दूर वाले इलाके थे, जिन्हें कश्मीर के पीओके का उत्तरी क्षेत्र जिसे आज गिलगिट बाल्टिस्तान भी कहा जाता है, पर किसी तरीके से नियंत्रण बनाकर रखा जाए। अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश के रूप में आजाद हुए। उस समय देश में 570 से ज्यादा रियासतें थीं। इस एक्ट के अनुसार इन रियासतों के शासकों को ये फैसला करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या फिर आजाद रहना चाहते हैं। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को हर तरह से एक सूत्र में बांधने की तैयारी कर रहे थे, रियासतों का आजाद भारत में विलय करवा रहे थे। आज जो भारत आप देखते हो वो सरदार पटेल के प्रयासों का ही परिणाम है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी विभिन्न रियासतों को भारत का हिस्सा बनाने के लिए समझाया। उस टाइम जम्मू कश्मीर के रियासत के महाराजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने अपनी रियासत का भारत या पाकिस्तान में विलय करवाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि हरि सिंह जम्मू कश्मीर को आजाद रख के उस रियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। लेकिन महाराजा हरि सिंह का यह फैसला उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उन पर ही भारी पड़ गया।
लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स के आखिरी वॉइस रॉय थे और इंडिया के पार्टीशंस को भी देख रहे थे, हरि सिंह से उनकी दोस्ती थी। बंटवारे से पहले ही उन्हें यह भी बता दिया गया था कि अगर आप स्वतंत्र रहते हो तो आपकी ये स्थिति ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं। 15 अगस्त से पहले उन्हें भारत या पाकिस्तान के बीच चयन करने को बोला गया। साथ ही उन्हें यह भी बोल दिया गया कि अगर वो फिर भी आजाद रहना चाहेंगे तो ब्रिटिश सरकार उनके इस फैसले को भी स्वीकार कर लेगी। और ये सिचुएशन कश्मीर की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इस चेतावनी के बावजूद राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। बंटवारे के आसपास सभी प्रिंसली स्टेट्स की भारत और पाकिस्तान से डायलॉग शुरू हो गई। रियासतें डिसीजन लेने के लिए और समय चाहती थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ एक अस्थायी समझौता किया, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक बफर टाइप का समझौता था। असली समझौता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। पाकिस्तान ने हरि सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। कहने को तो उस टाइम पाकिस्तान कश्मीर का दोस्त बन रहा था, लेकिन यह एक बहुत अजीब सी दोस्ती थी। पाकिस्तान ने हरि सिंह पर दबाव डालना चालू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू जो कश्मीर को जरूरत के सामान की सप्लाई जाती थी, उसको रोक दिया। साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति भी बंद कर दी। जम्मू तक पाकिस्तान से जो रेलवे लाइन थी, उसकी सेवाएं भी बंद कर दी गई। हरि सिंह को लग रहा था कि उन्हें समय मिल रहा है, कुछ टाइम में सब सही हो जाएगा और वो आजाद रह पाएंगे, जबकि पाकिस्तान साइड से अंदर ही अंदर कश्मीर पर हमले की योजना बन रही थी। विलियम नॉर्मल ब्राउन ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है, 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा लेटर भेजते हुए लिखा था, कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं होता है तो उसे गंभीर संकट का सामना करना होगा। और ये चेतावनी सच साबित हुई। इस लेटर के करीब 2 महीने बाद पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तान सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों से और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ गए। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला में जमकर हिंसा और लूटपाट की। कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग उस टाइम उस हिंसा में बारामूला में 11,000 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई। कहा तो यही जाता है कि ये पाकिस्तान की खुद की स्ट्रैटेजी थी, पर वहाँ आर्मी के टॉप मोस्ट सीनियर्स सारे ब्रिटिशर्स ही थे। आप खुद सोच सकते हो, जब देश आजाद हुआ तो इंडियन आर्मी और उसके सारे रिसोर्सेस इंडिया और पाकिस्तान में बांटे गए और दोनों साइड के आर्मी चीफ ब्रिटिशर्स ही थे। जब कश्मीर पे पाकिस्तान की साइड से आक्रमण हुआ तब इंडिया की साइड जनरल रॉबर्ट लॉकर और पाकिस्तान की साइड जनरल फ्रैंक निजरवी आर्मी चीफ थे। इधर महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के कबायलियों के हमले का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और ये पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिशिया बारामूला में लूटपाट कर रही थी और श्रीनगर पहुंचने वाली थी। इसलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत भी मदद करने के लिए तैयार था, बशर्ते राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दे। और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जान बचाकर श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। इसी दिन हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय की घोषणा की है। पाकिस्तान ने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं माना, उसने इसे दबाव में लिया गया डिसीजन बोला और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच पहला डायरेक्ट युद्ध छिड़ गया।
युद्ध के स्टार्टिंग में दोनों साइड के ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसरों की मौजूदगी ने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध को एक अजीब सा युद्ध बना दिया था। दोनों ऑफिसर डेली फोन पे बात करते थे और डिफेंसिव अप्रोच अपनाते थे। इसी भारत पाक युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स ने कश्मीर के नॉर्दर्न एरियाज के गिलगिट रीजन में एक साजिश करी। ब्रिटिशर्स ने कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पर नियंत्रण रखने के लिए एक और ऑपरेशन की योजना बना रखी थी। वहां एक ब्रिटिश सेना मेजर विलियम ब्राउन था। उसे ब्रिटिश आर्मी ने आजादी से पहले गिलगिट स्काउट्स के एक्टिंग कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया था और उसने 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में आक्रमण शुरू होने के कुछ दिन बाद एक ऑपरेशन दत्ता खेल चला के गिलगिट में पाकिस्तानी झंडा फहराने की योजना बना रखी थी। और ब्राउन के ऑर्डर पे गिलगिट स्काउट्स ने गिलगिट रेजिडेंसी को घेर लिया और घनसारा सिंह और वजीरे वजारत सहदेव सिंह चिब, जिन्हें महाराजा हरि सिंह ने उस एरिया को गवर्न करने के लिए अपॉइंट किया था, उनके परिवारों और कर्मचारियों के साथ कस्टडी में ले लिया। अगले ही दिन 1 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी ट्रूप्स को वहां बुलाकर कश्मीर का गिलगिट रीजन पाकिस्तान को दे दिया। भारत सरकार ने उस टाइम इस बात का कड़ा विरोध किया था और दूसरी साइड भारत पाकिस्तान की युद्ध में 1947 का पूरा साल समाप्त हो गया और 1948 स्टार्ट हो गया। अंत में भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, पाकिस्तान को कश्मीर की हमलावरों का समर्थन बंद करना चाहिए। दूसरी, हमलावरों को कश्मीरी क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और तीसरी, हथियारों के साथ साथ सभी अन्य प्रकार की सहायता देनी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन शर्तों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर उन्होंने जवाब दिया तो उसका मतलब होता कि पाकिस्तान सरकार कबायली हमलों के पीछे है और वो दिखाना चाहते थे कि कश्मीरी लोग भारत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं। अब आता है वो क्षण जब भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। भारत ने अपनी सेना पर विश्वास नहीं किया, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन पर विश्वास करने की गलती करी और जवाहरलाल नेहरू जी इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेके चले गए। हमारी इंटरनल सिचुएशन को इंटरनेशनलाइज करना हमें बैकफायर कर गया। We came here because we did not want this conflict to expand, to become more intensive, to spread into larger acts of war. हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के रूप में प्रमाण था। संयुक्त राष्ट्र को शामिल करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि कश्मीर एक आंतरिक मामला था। हमारी सेना कुछ दिनों में पूरा कश्मीर का रीजन जीत जाती। संयुक्त राष्ट्र ने एक आयोग का गठन भारत और पाकिस्तान के इस मुद्दे के लिए किया। संयुक्त राष्ट्र ने ना तो भारत की बात को स्वीकार किया और ना ही पाकिस्तान की। और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर बट गया और एक सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद दोनों साइड की सेनाएं अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटी और इस तरह कश्मीर आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बट गया। पूरे कश्मीर का 1/3 हिस्सा, जिसे हम POK या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, हमसे इलीगली अलग हो गया और आज तक आजादी के बाद भी जिस पे एक गुलामी का साया बना हुआ है। इस पहले इंडिया पाक युद्ध में हमारे भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कश्मीर का काफी सारा हिस्सा पाकिस्तान से वापस ले लिया। जम्मू से उत्तर की ओर कुछ वास्तव में काफी मुश्किल लड़ाइयां लड़ी गई, जो उस ज्योग्राफी के हिसाब से काफी मुश्किल थी। उन्होंने पुंछ, रजौरी, नौशेरा में लड़ाई लड़ी और उन इलाकों को वापस जीता और उन्हें इस वीरतापूर्ण युद्ध के लिए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से उस टाइम सम्मानित किया गया। कश्मीर रियासत का पूरा एरिया ऐसे बटा हुआ है। पहला, भारत के करंट कंट्रोल वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन। दूसरा, आजादी से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत का वो हिस्सा जो अंग्रेजों ने चीन को दे दिया था। तीसरा, पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर का नॉर्दर्न रीजन, जिसे गिलगिट और बाल्टिस्तान कहते हैं। चौथा,
पीओके का बचा हुआ हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कह के बोलता है। 5वां, शक्सम वैली जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को गिफ्ट कर दिया था। 6वां, अक्साई चीन जिस पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। 7वां, सियाचिन ग्लेशियर जो अभी भारत के कंट्रोल में है। तो करंट 2024 में आते हैं कि पीओके में एक्चुअली क्या हो रहा है और अगर वापस इंडिया में पीओके मिल जाता है तो क्या होगा। करंटली पीओके में पाकिस्तान के अगेंस्ट छोटे बड़े प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं क्योंकि पीओके की जनता के साथ पाकिस्तान सरकार भेदभाव कर रही है। वैसे भी वहां की सरकार और सेना को लोगों से ज्यादा उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज और पानी पे ही नजर रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है जैसे 1971 से पहले बांग्लादेश के लोगों के साथ थी। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार काफी सालों से पीओके के लोगों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। अब इस आक्रोश के पीछे की वजह को समझने से पहले इसी प्रोटेस्ट में एक और काफी अनयूजुअल बात दिखाई दी है। काफी सारे प्रोटेस्टर्स के हाथों में इंडिया के पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं और वहां की जनता पाकिस्तान से आजाद होकर इंडिया में वापस जुड़ने की बात करने लग गई है। और इसी दौरान आप देखोगे तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पीओके को लेकर टाइम टू टाइम काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. कुछ मिनिस्टर्स ने तो ओपनली ये प्रॉमिस कर दिया है कि पीओके को इंडिया में शामिल करके ही रहेंगे। सबसे पहले पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट की इन 4 मेजर रीजंस को समझते हैं कि क्यों पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से बहुत नाराज है और वहां से अलग होकर भारत में जुड़ना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन रेट्स। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन उनकी हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया था। Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. वहां पर महंगाई बढ़ती ही जा रही है जिससे वहां की आम जनता परेशान हो चुकी है। वैसे वहां की सरकार दुनिया भर से पैसे मांगकर लोगों के विकास से कहीं ज्यादा सेना पर ही खर्च करती है। रीजन नंबर 2, वीट सब्सिडी विड्रॉल। अब जब एक तरफ पूरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सब चीजें महंगी होने लग जाएंगी और खाने के सामान के दाम भी आसमान छुएंगे। तो आज पाकिस्तान में आटे की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि वो इतना महंगा हो गया है कि वहां पर आटे की बोरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आटे की लूटपाट तक हो रही है और यहाँ तक कि आटे से भरे हुए ट्रकों को रास्ते में ही लूट लिया जा रहा है। अब गेहूं की इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पूरे पाकिस्तान में वीट सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, जो एक अच्छी बात है। पर कुछ ही समय बाद ये सब्सिडी सरकार ने पूरे पाकिस्तान में तो चालू रखी लेकिन सिर्फ पीओके के लिए बंद करवा दी। अब ये खुले तरीके से भेदभाव नहीं तो और क्या है, और इसलिए बन गया प्रोटेस्ट का दूसरा सबसे बड़ा रीजन। अगला रीजन भी एक डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ही है जो पाकिस्तान पीओके के जनता के साथ लगातार करता आ रहा है। रीजन नंबर 3, टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सबको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम कंगाल हो रखा है और डिफॉल्टर देश भी बन सकता है। तो वहां के नेता पैसे के लिए कभी IMF, कभी चाइना, कभी सऊदी के चक्कर ही काटते रहते हैं। अब इस सिचुएशन में सितंबर 2023 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीओके पर हैवी इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस इंपोज कर दिए थे। ये इतने ज्यादा थे कि इसके बाद से वहां पर 5 से 10 हजार रुपए तो सिर्फ टैक्स आ रहा था। इन्होंने इजाफी टैक्सेस लगाए, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। हमें तो बिजली के हम तो 2 बल्ब है, एक रूम में, किचन में और एक पंखा इस्तेमाल करते हैं। ये जो बिजली के बिलों पे उन्होंने टैक्सेस लगाए, पीओके के गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वहां लोग खुदकुशी पर आ गए थे। वहां के लोग ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 2 बल्ब और एक पंखा ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि पीओके का मंगला डैम पूरे पाकिस्तान की बिजली को फुलफिल करता है और उसी इलाके के लोगों को पाकिस्तानी सरकार उस डैम से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 30% ही एनर्जी देती है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट ने तो वहां की जनता को ये वादा तक कर दिया था कि उनको इस डैम के बदले फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, पाकिस्तान उन्हीं की इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें ही बेच रहा है और उनसे ट्रिपल कीमत वसूल रहा है। ये तो जाहिर है जनता इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए ये प्रोटेस्ट का तीसरा सबसे मेजर कारण बना। अब पूरे 2023 में इन्हीं मुद्दों को लेकर कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन हाल ही में हो रहे बड़े प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट था दिसंबर 2023 का प्रोटेस्ट,
जिस पर जनता का यह कहना है कि सरकार ने उनसे सुलह करवाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। पीओके के लोगों के इन कंसर्न्स को जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शुरू से ही पाकिस्तानी सरकार के सामने रख रही थी, जिसके लिए ही उन्होंने दिसंबर 2023 को पूरे पीओके में एक मेजर प्रोटेस्ट शुरू किया था। इन प्रोटेस्ट को लेकर पाकिस्तानी सरकार का तो वही कहना था कि इन प्रोटेस्ट के पीछे इंडिया की रॉ का हाथ है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि हमें पीओके के लिए आर्मी नहीं चाहिए, वहां के लोग खुद हमारे पास आ जाएंगे। दूसरे नेता भी काफी सिमिलर स्टेटमेंट देते रहे हैं। हमारे एक्स आर्मी चीफ वीके सिंह जी ने भी कहा था पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा बस इंतजार करो। तो पीओके वापस मिलने से क्या बदलेगा और इसका इंडिया के लिए क्या मायने हैं? अगर पीओके पूरी तरह से भारत का हो जाता है तो सबसे पहले तो चीन और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे। अगर पीओके भारत में वापस आ जाता है तो चीन और पाकिस्तान का आपस में लैंड रूट के जरिए कोई भी कनेक्शन नहीं बचेगा। फिलहाल चीन का जो भी व्यापार पाकिस्तान के साथ होता है वह पीओके के जरिए ही होता है। पीओके के भारत का होने के बाद चीन और पाकिस्तान काफी दूर हो जाएंगे। फिर यही नहीं, चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सी पैक भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर ही गुजरता है। अगर पीओके भारत का हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान का यह प्रोजेक्ट मानो खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद चीन और पाकिस्तान को अगर कोई भी व्यापार करना होगा तो उसके लिए उनके पास एकमात्र समुद्र रूट ही बचेगा और ये काफी लंबा होगा। इसका भारत के इकोनॉमिक स्टेटस पर काफी अच्छा असर होगा, क्योंकि इंडिया पीओके के थ्रू अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही हर इंडियन पीओके की इन हसीन वादियों को इजीली एक्सप्लोर कर पाएगा, जहां अभी जाना बहुत मुश्किल है। पीओके की आम जनता को भी काफी फायदा होगा। वहां की जनता सालों से गरीबी में और पाकिस्तान के गोला बारूद में ही जी रही है। अब हमें एज ए इंडियन सिटीजन यहाँ पे ये देखना होगा कि भारत सरकार आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स लेने वाली है और कैसे पीओके वापस भारत में शामिल होगा। आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो लाइक बटन जरूर दबाना, कमेंट सेक्शन में जाके पीओके के मुद्दे पे अपनी राय जरूर देना और हाँ, जय हिंद जरूर लिखना। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ऐसी और स्टोरीज, पॉलिटिकल और बिजनेस के स्टडीज और नॉलेज के लिए मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।